नमस्कार साथियों, एडी सचिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक बेहद जरूरी सीरीज और इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से। ये वो अध्याय है जो बाहरी हमलों, बड़ी बड़ी लड़ाइयों और भारत की जमीन पर एक बिल्कुल नए शासन की नींव रखे जाने की कहानी कहता है। सरकारी परीक्षाओं के लिहाज से तो ये सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। दिल्ली सल्तनत की इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे उन शुरुआती हमलों को जिन्होंने सल्तनत के लिए जमीन तैयार की। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी और तराइन की उन लड़ाइयों की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसके बाद हम गुलाम वंश की स्थापना और उसके सबसे अहम शासकों ऐबक, सल्तनत को असल में मजबूत करने वाले इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आखिर में बलबन तक का पूरा सफर देखेंगे। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की नींव कोई रातों रात नहीं रखी गई थी। इसकी पूरी पृष्ठभूमि कई सालों पहले हुए हमलों ने तैयार की थी। और ये सिर्फ हमले नहीं थे, बल्कि उस समय के भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। तो सबसे पहले भारत की सरजमीन पर कदम रखा अरबों ने और उनके बाद आए तुर्क। आइए जरा समझते हैं कि इनके आने का मकसद क्या था और इसका नतीजा क्या निकला। तो बात है 712 ईस्वी की, जब भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ और ये किया था अरबों ने। यहाँ कुछ बातें हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। इस हमले का लीडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसे भेजा किसने था? इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने। वजह क्या बताई जाती है? समुद्री डाकुओं ने अरब के जहाजों को लूट लिया था। इस पूरे अभियान की जो सबसे निर्णायक लड़ाई थी वो थी रेवार का युद्ध। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि सिंध उमैयद खिलाफत का एक प्रांत बन गया। ये भारत में इस्लामी शासन की एक बहुत ही शुरुआती, लेकिन हाँ काफी सीमित शुरुआत थी, जो सिर्फ सिंध के इलाके तक ही रही। अरबों के बाद भारत पर हमले करने आए तुर्क, और उनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है महमूद गजनवी का। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, गजनवी का मकसद मोहम्मद बिन कासिम से एकदम अलग था। वो यहाँ कोई साम्राज्य बनाने नहीं आया था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ भारत की बेहिसाब दौलत पर थी। और इसी दौलत के लालच में उसने 998 से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। उसने जयपाल और आनंदपाल जैसे राजाओं को हराया, पर इतिहास उसे सबसे ज्यादा याद रखता है साल 1025 के उसके 16वें हमले के लिए। इस हमले में उसने गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटा बल्कि उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, बल्कि भारत की समृद्धि पर एक बहुत ही गहरा घाव था। अच्छा, अब ये स्लाइड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गजनवी हमलावर तो था, लेकिन वो कला और साहित्य में भी दिलचस्पी रखता था। उसके दरबार के ये 3 विद्वान अक्सर मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी बनाइए जैसे सवालों में आते हैं। पहले हैं अल बरूनी। वो गजनवी के साथ भारत आए और यहाँ के कल्चर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने किताबुल हिंद लिख डाली, जिसे उस दौर के भारत का आईना कहा जाता है। दूसरे फिरदौसी, जो उसके दरबारी कवि थे। उनकी सबसे बड़ी रचना है शाहनामा। और तीसरे उतबी, जो उसके दरबारी इतिहासकार थे। इन तीनों के नाम और इनकी किताबें इन्हें जरूर याद रखिएगा। महमूद गजनवी के जाने के लगभग 150 साल बाद एक और तुर्क हमलावर भारत आया, मोहम्मद गौरी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, गौरी का मकसद गजनवी से बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ लूटपाट करने नहीं बल्कि भारत में एक परमानेंट तुर्की साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से आया था। और बस यहीं से कहानी में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आता है। तो ये मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गुरिद वंश का शासक था। इसने 1175 में मुल्तान और सिंध से भारत में अपना अभियान शुरू किया। लेकिन 1178 में उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब उसने गुजरात पर हमला किया तो वहां के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे बहुत बुरी तरह से हराया। ये हार गौरी के लिए एक सबक की तरह थी। उसे समझ आ गया कि अगर भारत जीतना है तो रास्ता और रणनीति दोनों बदलने होंगे। इस हार ने ही उसे पंजाब के रास्ते दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। गुजरात में हारने के बाद गौरी ने पंजाब का रास्ता चुना और यहाँ उसका सामना हुआ दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों के बीच तराइन में 2 लड़ाइयां हुई और इन लड़ाइयों ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जबरदस्त जीत हुई। गौरी घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। ठीक 1 साल बाद 1192 में वो दोगुनी तैयारी और एक नई चाल के साथ वापस लौटा। इस बार तराइन के दूसरी लड़ाई में जीत गौरी की हुई।
और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत में तुर्की शासन के लिए दरवाजे खुलने जैसा था। भारत में मुस्लिम शासन की असली नींव इसी लड़ाई के बाद पड़ी। तराइन की वो जीत सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी और खुद वापस चला गया। और यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश यानी गुलाम वंश की कहानी। तराइन के बाद गौरी ने 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को भी हराया, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इसी बीच उसके एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूरब में बिहार और बंगाल को जीत लिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। फिर 1206 में जब गौरी वापस जा रहा था तो रास्ते में खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। अब क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था तो उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके 3 सबसे वफादार गुलामों में बंट गया, और जो भारत का हिस्सा था वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। और इसी के साथ साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, उसकी नींव रखी। वो अपनी दरिया दिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। एक खास बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली और अपनी राजधानी दिल्ली की जगह लाहौर को बनाया। उसका शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। 1210 में चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उसकी अचानक मौत हो गई और सल्तनत को एक नए लीडर की जरूरत आन पड़ी। भले ही उसका शासनकाल छोटा था, लेकिन ऐबक ने आर्किटेक्चर में गहरी छाप छोड़ी। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक मानी जाती है। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और उसका सबसे मशहूर काम था दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाना, जिसे उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। हालांकि वो इससे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करवा सका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की नींव तो रख दी, पर वो एक कच्ची नींव थी। उस नींव पर एक मजबूत और विशाल साम्राज्य खड़ा करने का काम किया उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने, और इसी वजह से कई इतिहासकार ऐबक को सिर्फ संस्थापक मानते हैं, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। तो इल्तुतमिश को असली संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जिससे सल्तनत को एक स्थायी और मजबूत सेंटर मिला। दूसरा, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता ली, जिससे उसकी हुकूमत को पूरी इस्लामी दुनिया में एक लीगल वैलिडिटी मिल गई, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उसने अपनी समझदारी से दिल्ली को चंगेज खान के मंगोल हमले के कहर से बचा लिया। हुआ ये कि चंगेज खान एक भगोड़े राजकुमार का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था, तो इल्तुतमिश ने उस राजकुमार को पनाह देने से साफ मना कर दिया और एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया। यह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दूर की सोच का कमाल था। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए होता है। इल्तुतमिश ने सल्तनत को चलाने के लिए कुछ ऐसे बुनियादी सुधार किए जो आने वाले कई सालों तक सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बने रहे। आइए उसके 2 सबसे बड़े सुधारों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उसका पहला बड़ा काम था तुर्कान चहलगानी का गठन, जिसे हम चालीसा या दल चालीसा के नाम से भी जानते हैं। ये उसके 40 सबसे वफादार और ताकतवर तुर्की गुलाम सरदारों का एक ग्रुप था। इल्तुतमिश ने इसे अपनी सत्ता को मजबूत करने और सलाह मशवरे के लिए बनाया था। शुरुआत में तो ये दल सुल्तान के लिए बहुत मददगार रहा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इल्तुतमिश की मौत के बाद यही चालीसा इतना पावरफुल हो गया कि सुल्तान कौन बनेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी वही करने लगा। ये एक ऐसी ताकत बन गया जो सुल्तानों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। उसका दूसरा बड़ा सुधार था इक्ता प्रणाली को शुरू करना। इसे आसान भाषा में समझिए। साम्राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें सैलरी में कैश की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। उस अधिकारी, जिसे इक्तेदार कहते थे, कि ये जिम्मेदारी थी कि वो उस इलाके से टैक्स वसूले, वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैनिक भी दे। ये एक बहुत ही शानदार तरीका था, जिससे दिल्ली में बैठा सुल्तान दूर दराज के इलाकों पर भी अपना कंट्रोल रख पाता था। प्रशासन के अलावा इल्तुतमिश ने ऐबक का अधूरा काम यानी कुतुब मीनार को पूरा करवाया। उसे भारत में मकबरा निर्माण का पिता भी कहते हैं।
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपने बेटों को नाकाबिल समझा और एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। हालांकि उसकी मौत के बाद ताकतवर तुर्की सरदारों ने यानी चालीसा ने उसकी इस ख्वाहिश को मानने से इनकार कर दिया और उसके एक नालायक बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी और दिल्ली की जनता की मदद से सिंहासन हासिल कर लिया। इल्तुतमिश के बाद का जो दौर था वो रजिया सुल्तान के छोटे लेकिन ऐतिहासिक शासन और उसके बाद मची राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। ये वो समय था जब सुल्तान और उसी के पिता के बनाए हुए शक्तिशाली चालीसा के बीच पावर को लेकर जंग अपने चरम पर पहुंच गई। रजिया सुल्तान का शासन भले ही सिर्फ 4 साल चला, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो गया। वो मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थीं। उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया, मर्दों की तरह कपड़े पहनकर खुले दरबार में फैसले लिए और विद्रोहों को भी कामयाबी से दबाया। लेकिन उनकी एक बात ताकतवर तुर्की सरदारों यानी चालीसा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक गैर तुर्क जमाल उद्दीन याकूत नाम के एक गुलाम को एक बहुत ऊंचा पद दे दिया। चालीसा के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था कि एक औरत, वो भी एक गैर तुर्क को इतनी अहमियत दे, और यहीं से उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। इसी चालीसा ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को भड़काकर विद्रोह करवा दिया। जब रजिया इस विद्रोह को दबाने गई तो याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। सत्ता वापस पाने के लिए रजिया ने एक दांव खेला और अल्तुनिया से ही शादी कर ली। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वे हार गए और 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। रजिया की मौत के बाद लगभग 26 साल तक उथल पुथल का दौर चला, जिसमें एक के बाद एक कमजोर शासक आए जो सिर्फ नाम के सुल्तान थे। असली ताकत तो चालीसा के ही हाथों में थी, और चालीसा में भी सबसे ताकतवर था एक शख्स, बलबन। रजिया के बाद की इस पूरी उथल पुथल और कमजोर शासकों के दौर का अंत एक ऐसे ताकतवर इंसान ने किया जो खुद उसी चालीसा का सदस्य था जिसने ये सारा खेल रचा था। उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने न सिर्फ सल्तनत में शांति वापस लाई, बल्कि सुल्तान के पद की खोई हुई ताकत और इज्जत को भी फिर से कायम किया। 1266 में बलबन सुल्तान बना। वो खुद चालीसा का हिस्सा रह चुका था, इसलिए वो उनकी ताकत और उनके खतरे दोनों को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसका पहला और सबसे बड़ा मकसद था चालीसा को जड़ से उखाड़ फेंकना, क्योंकि वो जानता था कि जब तक ये 40 सरदार रहेंगे, सुल्तान कभी भी सबसे ऊपर नहीं हो सकता। उसने एक एक करके सभी ताकतवर सरदारों को रास्ते से हटा दिया। अपने दुश्मनों के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसका सीधा सा मतलब था क्रूरता और कोई रहम नहीं। उसने सेना को मजबूत करने के लिए दीवान-ए-अर्ज नाम का एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया। बलबन का मैसेज बिल्कुल साफ था, सल्तनत में सिर्फ एक ही ताकत होगी और वो है सुल्तान। बलबन का मानना था कि सुल्तान को आम लोगों से बहुत ऊंचा दिखना चाहिए, लगभग भगवान की तरह। इसलिए उसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया। उसने खुद को नियाबत-ए-खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया कहना शुरू किया। उसने दरबार में बहुत सख्त अनुशासन लागू किया और ईरान से ली गई प्रथाएं जैसे सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सुल्तान को सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के कदमों को चूमना, ये सब शुरू करवाया। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये बाकी सरदारों को दिमागी तौर पर ये एहसास दिलाने का तरीका था कि सुल्तान की हैसियत उनसे कहीं ज्यादा है। बलबन ने सल्तनत को तो मजबूत कर दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। तो ये थी गुलाम वंश की कहानी, एक हमले से शुरू होकर स्थापना और आखिर में एक बहुत ही सख्त शासक के हाथों मजबूत होने तक की कहानी। बलबन ने सुल्तान के पद की इज्जत तो वापस दिला दी, लेकिन उसके कमजोर वारिस उसे संभाल नहीं पाए और 1290 में एक सत्ता परिवर्तन ने इस वंश का अंत कर दिया। तो अब सवाल ये है कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली की सल्तनत पर किसने राज किया और वो अपने साथ क्या नया लेकर आए? इसका जवाब और खिलजी वंश का पूरा इतिहास हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए एडु सचिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।